हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और हम कर लें आपसे, जिसकी हमें ज़रूरत आवेगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। आपने क्लास 11 में सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, उसका कोऑर्डिनेट निकालना आपने सीखा था। यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ चार्ज की ज़रूरत है। सेंटर ऑफ चार्ज हमें निकालना है। कैसे हम इसको निकालें, थोड़ी सी इस पर हम गौर कर लें। सेंटर ऑफ चार्ज, जैसे आपने क्लास 11 में सेंटर ऑफ मास में बोला था कि सेंटर ऑफ मास इज a point where total mass of a system of a body can be supposed concentrated. Similarly, center of charge in any body, any charged body, is that point where total charge of the system या कहिए total charge of the body can be supposed concentrated. अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोई स्फीयर है, उसके सेंटर पर सेंटर ऑफ मास, कोई थिन रॉड है, उसके मिडिल पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल उसी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की सेंटर पे सेंटर ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क होगा तो उसके सेंटर पे सेंटर ऑफ चार्ज लेंगे। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड होंगे, उसके मिडिल पॉइंट पर हम लेंगे सेंटर ऑफ चार्ज। इस तरह से हम सेंटर ऑफ चार्ज को निकालना भी थोड़ा सा सीख लें। जैसे सपोज एक्स वाई जेड ऑरिजिन, अब ये एक्स वाई जेड से बने स्पेस में सपोज यहां पर कोई चार्ज है Q1। इस Q1 चार्ज का x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, z कोऑर्डिनेट z1। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर Q2 चार्ज है। इस Q2 चार्ज का उसी तरह से x कोऑर्डिनेट x2, y कोऑर्डिनेट y2, z कोऑर्डिनेट z2 एंड सो ऑन। इस तरह से चार्ज जो है बिखरे हुए हैं पूरे स्पेस में। हमें चाहिए सेंटर ऑफ चार्ज का लोकेशन। तो बच्चों, इसके लिए हम सेंटर ऑफ चार्ज के कोऑर्डिनेट्स को बिल्कुल उसी तरह से निकाल सकते हैं जैसे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपने निकाला है। सपोज इस स्पेस में मान लीजिए कि ये है सी फॉर सेंटर ऑफ चार्ज। इसके कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं एक्स सी, वाई सी, जेड सी। अब हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम इसको ठीक उसी तरह से जैसे हम लोगों ने निकाला है सेंटर ऑफ मास में एक्स सी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज equal to Q1 x1. x1 is coordinate of Q1, x coordinate of Q1 plus Q2 चार्ज x2 प्लस so on। इस तरह से जितने भी चार्ज हैं, मान लीजिए कि n चार्जेस हैं हमारे सिस्टम में, तो फिर लास्ट Qn xn डिवाइडेड बाय, जैसे टोटल मास से डिवाइड करते थे सेंटर ऑफ मास के लिए, ठीक उसी तरह से टोटल चार्ज से इसको डिवाइड ले लेंगे। Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन प्लस Qn, ये निकल जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालना है तो yc इक्वल टू Q1 y1, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q1 प्लस Q2 y2, y कोऑर्डिनेट ऑफ Q2 चार्ज प्लस सो ऑन nth चार्ज का y कोऑर्डिनेट yn डिवाइड बाय टोटल चार्ज Q1 plus Q2 plus Q3 so on plus Qn। इसी तरह से z कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो सेम पैटर्न पे ZC, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, दिस इज इक्वल टू Q1 Z1 plus Q2 Z2 plus so on plus Qn Zn डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज Q1 plus Q2 plus so on plus Qn। इस तरह से बच्चों, कभी भी सेंटर ऑफ चार्ज निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। और जिन बॉडीज का आपने सेंटर ऑफ मास याद किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी होंगे
तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास जहां पे, वहां पर सेंटर ऑफ चार्ज आप एज्यूम कर सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली आप फाई से डिनोट करते हैं। बहुत सारे बुक्स में लोगों ने फाई से डिनोट किया है, ऐसे ये स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप फाई से डिनोट करिए, हम भी करेंगे। तो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चलिए पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर a small surface of area ds, a small area ds of area ds is dot product of electric field, dot product of electric field E vector at a point and a small area element, ds vector at that point in the surface। बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन लोग नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के टर्म में भी देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन यूज किया है ये आपके एनसीईआरटी का है या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इंटरनेशनल बुक्स हैं, उसमें इसको डेफिनेशन को लिखा गया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब एक बार डेफिनेशन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप यहां से पहचानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया डीएस, जो सरफेस लेंगे उसका एरिया छोटा लेंगे हम, डीएस लिया हमने, एस फॉर एरिया समझेंगे इस चैप्टर में हम लोग, इस टॉपिक में एस फॉर सरफेस एंड एस फॉर सरफेस एरिया भी समझेंगे हम लोग। तो डीएस स्मॉल सरफेस एरिया इज डॉट प्रोडक्ट किसका? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, वो पॉइंट कहां पर? इन द सरफेस, जो सरफेस आप लेंगे, जिसका आप एरिया डीएस लेंगे, उस सरफेस में एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख लेंगे। एंड स्मॉल एरिया एलिमेंट, अब ये स्मॉल एरिया एलिमेंट को डीएस वेक्टर हमने लिखा है, जैसा कि हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि एरिया इज अ वेक्टर, तो फिर डीएस एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर है हमारा। एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर ई लिए हैं उसी पॉइंट पर डीएस वेक्टर लेंगे। अब हम कैसे लेंगे? तो फिगर से दिखाता हूं। जैसे ये लिया हमने कोई बड़ा सा एरिया, अब यहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की प्रॉब्लम करना भी सीख लेंगे आप। नाउ कोई बड़ा सा एरिया है, इस पूरे एरिया को एस सपोज किया, एस मतलब एरिया ऑफ सरफेस, आप यहां पर थोड़ा सा लिख भी लीजिए, एस मतलब, चलिए मैं भी लिख देता हूं, एरिया ऑफ सरफेस, जो भी बॉडी है इस बॉडी का सरफेस एरिया। अब इस सरफेस में से छोटा सा एलिमेंट लीजिए, अब जितना भी प्रॉब्लम आप करेंगे उसमें इसी तरह से एक छोटा सा आपको एरिया लेना होगा। एरिया एलिमेंट के लिए, डीएस वेक्टर के लिए, एरिया वेक्टर के लिए छोटा सा एरिया लेंगे। पूरा बड़ा सा एरिया को वेक्टर नहीं माना जाता है, क्योंकि जो आप पढ़े हैं वेक्टर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वहां पर पढ़े हैं कि when two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then area of parallelogram is cross product of two vectors, vector A cross vector B। तो vector A cross vector B पैरेललोग्राम को ले लें, उस पैरेललोग्राम का यदि टू एडजेसेंट साइड हम वेक्टर A और वेक्टर B को ले लें, तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब आपने पढ़ा है
टूल्स एंड टेक्निक में हमने आपको दे रखा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये होते हैं डायरेक्शन। तो एरिया जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब हमें इस छोटी सी एरिया वेक्टर का चाहिए डायरेक्शन, तो इसके लिए हम इस पर एक परपेंडिकुलर खड़ा करते हैं। फिगर 3D में जा रहा है, इस सरफेस को आप ऐसे समझ लीजिए, इस पे ये परपेंडिकुलर ऐसे पेन जैसे हमने खड़ा किया, परपेंडिकुलर इस पर खड़ा किया हमने। ये जो परपेंडिकुलर लिया हमने, परपेंडिकुलर टू सरफेस, दिस इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब इस छोटी सी एरिया को, इसको बोल रहे हैं ds। यही जो यहाँ पर हमने लिखा है स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया ds, ये हो गया स्मॉल सरफेस, इस स्मॉल सरफेस का एरिया लिया ds। अब जहां कहीं भी आप फ्लक्स का काम करेंगे, गॉसेस लॉ इसके बाद पढ़ेंगे, उसमें फ्लक्स का यूज करेंगे हम, हर जगह पर ये कंस्ट्रक्शन करना ही करना है। छोटा सा एलिमेंट आप लीजिए, उसको ds बोल लीजिए अपना। अब रहा कि एलिमेंट क्या, रेक्टेंगुलर लें, ट्रायंगुलर लें, कैसा लें आपकी मर्जी पर है। आपको मन हो तो रेक्टेंगुलर लीजिए, इसी के जगह पर कोई यदि ऐसे ऐसे करके टेढ़े मेढ़े ले लिया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको जैसे लेना हो वैसे ले लीजिए अपना, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इर्रेगुलर, किसी भी तरह सा, लेकिन वहीं ds से इसको डिनोट करेंगे। अब एक यूनिट वेक्टर लेते हैं ds वेक्टर के लिए, ये जो ds वेक्टर है इसके लिए किधर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिया हमने एक यूनिट वेक्टर, लिखा है इसको n कैप। अब हम इस n कैप की मदद से हम ds वेक्टर को लिख सकते हैं। अब ये टॉपिक जो है ये आगे बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर नहीं कुछ लिख रहा हूँ, अलग से लिख रहा हूँ, अलग से यहाँ पर नाउ ds वेक्टर। अब देखिए जो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के टर्म में राइटिंग जो सीखा था, एनी वेक्टर e इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू यूनिट वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, तो फिर अब इसके जगह पर लिखा ds वेक्टर इक्वल टू ds वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेंगे एंड यूनिट वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, n कैप से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। लेकिन बच्चों डिफरेंशियल टर्म के बाद किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करिए, ये डाउटफुल राइटिंग हो जाएगा आपका। कोई s n कैप पढ़ लिया कहीं तो फिर अलग अलग नहीं होगा दोनों टर्म आपका। एंड सो n कैप से जो हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसके अलावा यूनिट वेक्टर n कैप है हमारा, तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप, इससे पहले मल्टीप्लाई करिए, बाद में मल्टीप्लाई नहीं करिए तो डाउटफुल हो जाते हैं राइटिंग। अब देखिए जिधर होता है वेक्टर a कैप यूनिट वेक्टर, उधर होते हैं वेक्टर वाइस वर्सा, जिधर a उधर a कैप, तो फिर इधर की तरफ n कैप लिया हमने, एंड सो इधर की तरफ ds वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब ये मैं लिख रहा हूं ds वेक्टर, यही है एरिया एलिमेंट ds वेक्टर। अब इस पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम पता लगाते हैं। अभी हमारे पास में कोई चार्ज नहीं है, तो अभी अपनी मर्जी से कोई एक डायरेक्शन ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको एक्सपेंड करने के लिए। लेट अस सपोज, मान लीजिए कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस समय, नहीं जब आपको चार्जेस दिए रहेंगे, ठीक है, ये अलग से टॉपिक लिए हैं, ये टॉपिक अलग से लिए हैं, साइड कर दिया है इसलिए। नाउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉइंट पर हमने पता लगाया। अब बच्चों फ्लक्स जब भी निकालना होगा तो बस इतना ही काम आपको करना है। इन ऑल प्रॉब्लम ऑफ गॉसेस लॉ उसमें फ्लक्स का यूज करेंगे। सब में एक छोटा सा सरफेस लेके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इधर n कैप लिख लीजिए, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगा लीजिए, चार्ज दिए रहेंगे आपको, बॉडी चार्ज दिए रहेंगे, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख लीजिए। दोनों के बीच स्मॉल एंगल देख लीजिए क्या है, देख लिया थीटा इज अ स्मॉल एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर ds। अब d फाई पहले लिखिए, d फाई इक्वल टू E डॉट ds, एकदम सिंपल याद रहेगा, और यही डेफिनेशन भी हम लोग लिख लिए हैं। नाउ दिस इक्वल टू E, एक्सपेंड कर रहे हैं, ds cos थीटा। अब इसी से सारे प्रॉब्लम, बस सिर्फ इतना से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे हमारे फ्लक्स से रिलेटेड, गॉस लॉ से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी फाई को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिए, मैं बोल रहा हूं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ब्रैकेट में फाई ओवर सरफेस ऑफ एरिया S।
अब पूरे एरिया को, जो सरफेस के एरिया है उसको मैंने एस बोल दिया, फाई हमें चाहिए तो फिर डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और देख लेंगे वेरिएबल क्या है इसके अंदर। अभी फिलहाल जो है वेरिएबल में एस रख रहा हूं, बट इन दोनों को आप लिख करके वेरिएबल देख लिया करेंगे। तो अभी वेरिएबल एस दिख रहा है यहां से, तो फिर 0 टू एस लिख लीजिए, इंटीग्रेशन के लिमिट इंटीग्रेट करेंगे फाई निकल आवेगा। नहीं, यदि क्लोज्ड सरफेस है, गॉस लॉ हमारा जो है क्लोज सरफेस के लिए ही बना हुआ है, जिसको इसके बाद हम लोग यूज करेंगे। तो यदि क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है? क्लोज सरफेस का मतलब होता है जैसे ही फुटबॉल हो गया, एयर भरे हुए हैं और एयर लीक नहीं हो रहा है, तो ये फुटबॉल जो हो गया आपका एक क्लोज सरफेस हो गया। तो कोई भी तरह का क्लोज सरफेस जिसके अंदर यदि मान लीजिए कि गैस फिल है और गैस लीक नहीं कर रहा है, गैस बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस क्लोज सरफेस को आप हमेशा समझ लीजिए क्लोज्ड सरफेस। अब यहीं पर गॉसियन सरफेस की बात हम करेंगे। तो गॉसियन सरफेस जो है वो क्लोज्ड सरफेस को ही, बंद सरफेस को ही गॉसियन सरफेस कहा जाता है। लेकिन सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए लोग गॉसियन सरफेस यानी कि क्लोज्ड सरफेस जो लेते हैं, गॉस लॉ जब लगाते हैं तो उसके लिए जैसा बॉडी दिखता है वैसा ही दिखता हुआ क्लोज सरफेस ले लेते हैं। जैसे एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों तरफ आप स्फीयर ले लीजिए क्लोज सरफेस। यदि मान लीजिए कि कोई लीनियर बॉडी है, लाइन ऑफ चार्ज है, तो उसके चारों तरफ आप सिलेंडर ले लीजिए, तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। तो गॉसियन सरफेस जो है क्लोज्ड सरफेस सिमेट्रिक टू गिवन बॉडी। सिमेट्रिक मतलब जैसा बॉडी उसी के जैसा दिखने वाला क्लोज सरफेस लेते हैं, तो उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो अब हम क्लोज सरफेस के लिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। तो लिखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ब्रैकेट में फाई ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। नाउ फाई इक्वल टू, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। और अब यहां पर हम लोग क्लोज सरफेस के लिए ये सिंबल देते हैं। ये जो ऐसे सर्कल कर दिया, ये सर्कल शो करता है, ऐसे जो घुमा दिया हमने ये शो करता है क्लोज सरफेस के लिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्लोज पाथ के लिए ये सिंबल लोग देते हैं इंटीग्रेशन में। अब यहां पर लिमिट नहीं डाले जाएंगे, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन ये होता है, इसलिए इसमें लिमिट भी नहीं पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा हुआ है, ये एक्स्ट्रा बात हमेशा मैं लाइन ड्रॉ करके साइड में लिखूंगा। जैसे ये आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ds इक्वल टू s, बिल्कुल वही है। क्लोज लगा दिया, फिर भी इंटीग्रेशन क्लोज लगा दिया ds तो इक्वल टू s हो जाएगा। s मतलब टोटल सरफेस एरिया, होल सरफेस का एरिया। अब बच्चों ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यूज करेंगे हम लोग, थोड़ी इसका यूनिट चेक कर लें। तो इट्स यूनिट, इसकी जो यूनिट होगा ई का यूनिट आपको मालूम है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब इसको लोग थोड़ी सी जो है सीक्वेंस में जो पहले मिला है 11 में मिला है वो यूनिट लोग पहले लिख देते हैं। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और आगे जो है पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मिलेगा वोल्ट पर मीटर, तो वहां पर इसकी बात कर लेंगे हम लोग। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है स्केलर क्वांटिटी, तो फिर बहुत आसान हो जाता है प्रॉब्लम। और गॉसेस लॉ आगे हम लोग सीख रहे हैं। गॉसेस लॉ से आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस लॉ को यूज करके हम लोग। तो चलिए क्या है गॉसेस लॉ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बात और मैं कर लेता हूं जिससे कि थोड़ी प्रॉब्लम करने में आपको और आसानी हो जाएगा। तो ये है नंबर 1, एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ सरफेस। जो भी सरफेस है यदि उसके प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी के प्लेन में हो गया, जैसे ऐसे
प्लेन में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस प्लेन पे आप परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे, खड़ा किया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर एन कैप, एरिया वेक्टर एन कैप के डायरेक्शन में ds वेक्टर। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या देख रहे हैं एंगल, छोटा सा एरिया भी ले लें, ये छोटा सा एरिया को ds बोल दिया, ds वेक्टर हो गया हमारा एन कैप के डायरेक्शन में। नाउ जैसा कि देख रहे हैं इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi इक्वल टू e ds cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0, e ds cos थीटा 0 हो जाएंगे। अब यदि आपको याद रहता है तो फिर ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया तो सीधे आप वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 0 ले लीजिए। नाउ नंबर 2, if E vector electric field is perpendicular to a surface, यदि एक सरफेस पर परपेंडिकुलर हो गया कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों ये जैसे कोई सरफेस हो गया, ये छोटा सा एरिया हो गया हमारा ds, ये ds हो गया। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है। अब हम लेते हैं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर, ये हो गया ds वेक्टर एरिया वेक्टर। आप चाहें तो एन कैप भी दिखा लें, एन कैप वेक्टर इधर हो गया। तब क्या देख रहे हैं, E और ds इनके बीच एंगल 0 डिग्री हो गया। एंड सो d phi इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds। E डॉट ds जो लिखेंगे, इसको मैं डॉट भी लिख देता हूं, E डॉट ds जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, E ds cos 0 डिग्री 1 होते हैं। एंड सो E ds हो जाएगा। अब d phi को निकाल लेना है और देन उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। बहुत इजी होता है ये काम करना। चलिए अब फ्लक्स को हमने जान लिया हर तरीका से निकालना। अब लेते हैं गॉसेस लॉ। क्या है गॉसेस लॉ, आइए गॉसेस लॉ लेते हैं। नाउ गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ की पहले हम स्टेटमेंट लिख लें। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं फाई सपोज कर दे रहा हूं, ऐसे स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है फ्लक्स का कोई, लेकिन मैं इसको फाई सपोज कर दे रहा हूं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ओवर क्लोज्ड सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस या थ्रू भी बोलते लोग, थ्रू अ क्लोज सरफेस, ओवर अ क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times of total charge inside the closed surface। टोटल चार्ज को मैं Q लिख दे रहा हूं, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। और एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी वैक्यूम के हैं, तो इन वैक्यूम ये भी लिख दीजिए, इन वैक्यूम दैट इज फाई। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई लिखा हमने, फाई दिस इक्वल टू Q टोटल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यों 1 बाई एप्सिलॉन नोट इनटू Q लिखेंगे, जब 1 बाई एप्सिलॉन नोट टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 बाई एप्सिलॉन नोट टाइम्स यानी कि 1 बाई एप्सिलॉन नोट इनटू Q, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और जैसा कि आप देखिए फाई के लिए क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि फाई लिखते हैं तो आप डेफिनेटली बोल दीजिएगा फाई है क्या, तो फाई इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इसलिए राइटिंग करने के समय, लैंग्वेज लिखने के समय ब्रैकेट में फाइव लिख लीजिए अपना, निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि बोर्ड में नोमेनक्लेचर करना जरूरी होता है। तो इसलिए आप इस तरह से लिखिए, एक भी टर्म का नाम नहीं छूटना चाहिए बोर्ड में। अब दिस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों तरीका से लोग लिखते हैं। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। गॉस लॉ प्रूफ के साथ में आता है, राइट एंड प्रूफ दोनों आते हैं। तो फिर प्रूफ करने के लिए नाउ अब कई सारे तरीके हैं, सॉलिड एंगल की मदद से भी लोग प्रूफ करते हैं, स्फीयर लेकर के भी करते हैं। तो फिर हमें स्फीयर लेकर करने में ज़्यादा इजी होता है, जैसे अपने एनसीईआरटी में दिखा रखा है। तो चलिए मैं भी स्फीयर को यूज कर रहा हूँ प्रूफ के लिए। तो प्रूफ, प्रोसेस लॉ की प्रूफ। अब इसके लिए पहले एक फिगर हम लेते हैं, लिया एक ये क्लोज्ड स्फीयर, इस स्फीयर के सेंटर पे लिया चार्ज Q। नाउ रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज R। अब स्फीयर की सरफेस पर एक पॉइंट लिया हमने P। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। दो बातें जो आपने देखा, पहले स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे हम, ये लिया हमने स्मॉल सरफेस एरिया, इस स्मॉल सरफेस एरिया को बोल दिया हमने ds। अब बच्चों कोई ये नहीं समझिएगा कि ये अंदर लिए हैं हम, ये जो पोर्शन लग रहा है 3D फिगर है अंदर लग रहा है, ऐसा नहीं समझिएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि मेरा हाथ जो है ये स्फीयर है ऐसे, तो ये जो सरफेस आप देख रहे हैं यहां से ये ऐसे हमने ds एरिया सरफेस में लिया है एक्चुअली। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं ds के लिए डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, ds के डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यहां मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं n कैप। ये n कैप जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ स्फीयर हमने लिया है, थोड़ा हटा के लिया है। अब E चाहिए हमें, पकड़ लीजिए अच्छी तरह से इस बात को। दो ही बात चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ds वेक्टर चाहिए। तो ds के लिए क्या करिए, छोटा सा जो है सरफेस ले लीजिए, फ्री सरफेस में जो बॉडी की सरफेस है उसमें छोटा सा सरफेस लेकर उसको ds एज्यूम कर लीजिए और एक यूनिट वेक्टर उस पर परपेंडिकुलर सरफेस पर ड्रॉ कर लीजिए। ये n कैप जो है ds का डायरेक्शन हो जाएगा, ds वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में E का पता लगा लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो दो ही टर्म है, E है और ds है। इसी दोनों को दिखाना है फिगर पे, फिर काम अपने आप आसान हो जाता है। तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा पॉइंट P पर, ये क्यू चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q, ये दिखा लिया हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं r कैप। ये r कैप लिया हमने E के डायरेक्शन में। बस बच्चों कंस्ट्रक्शन हो गया। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दीजिए। चलिए मैं बोलता हूं, लेट अ पॉइंट चार्ज Q is at the center of a closed sphere of radius r, a small area in surface of a sphere is ds. Electric field at point P in the surface of a sphere is E vector। then सबसे पहले E वेक्टर को लिखते हैं, तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब ये Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, पॉइंट P का डिस्टेंस तो R स्क्वायर। अब वेक्टर लिख रहे हैं, फिर वही यूनिट वेक्टर वाला राइटिंग, एनी वेक्टर E इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, यूनिट वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। अब यही काम करने जा रहे हैं, तो E का मैग्नीट्यूड लिखा। अब इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है r कैप से मल्टीप्लाई करा, अब E वेक्टर हो गया। नाउ एरिया वेक्टर को लिखेंगे, तो लिखिए थोड़ा सा लैंग्वेज, स्मॉल एरिया एलिमेंट इनसाइड ब्रैकेट ds वेक्टर। अब ds वेक्टर लिखना है जिसको स्मॉल एरिया एलिमेंट बोले हैं। नाउ
ds वेक्टर इक्वल टू ds का मैग्नीट्यूड लिया, अब यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में n कैप से मल्टीप्लाई किया। नाउ अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखिए, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड ब्रैकेट d phi over small area ds, small area dsp, small electric flux d phi, this is equal to वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। अब यहाँ पे रखिए, दोनों को रखते हैं तो जैसा कि आप सीखे हैं डॉट प्रोडक्ट में जो स्केलर है उनको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर एक जगह कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q अपॉन r स्क्वायर ds स्केलर एक जगह कर दिया, और वेक्टर को एक जगह कर देते हैं, और वेक्टर के बीच में डॉट होना चाहिए, r कैप डॉट n कैप वेक्टर के बीच में डॉट होना चाहिए। नाउ अब ये आ गया, अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं 1/4 पाई दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q अपॉन r स्क्वायर ds। अब ये r कैप डॉट n कैप ये 1 हो गया, कैसे साइड में दिखा देता हूं। अब ये आप एग्जाम में लिखेंगे बगल में, सिंस r कैप डॉट n कैप इक्वल टू r की मैग्नीट्यूड 1 n की मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 डिग्री होगा, क्योंकि जिधर r कैप उधर n कैप, बिकॉज रेडियस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्फीयर के सरफेस पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। अब ये रेडियस का लाइन परपेंडिकुलर है स्फीयर के सरफेस पर, एन कैप भी परपेंडिकुलर है स्फीयर के सरफेस पर, एंड सो आर कैप के डायरेक्शन एन कैप के डायरेक्शन के बीच एंगल हो गया 0 डिग्री। तो फिर जैसे ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा आप लिखते हैं, आर डॉट एन, आर कैप की वैल्यू 1 एन कैप की वैल्यू 1 कॉस 0 डिग्री। तो देयरफॉर क्या मिल गया हमें, आर कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 1, यही ये 1 हो गया है, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, चलिए बच्चों ब्रैकेट में शो कर दिया हमने। नाउ अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज स्फीयर, तो लिखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड ब्रैकेट phi ओवर द सरफेस, लिखिए ओवर द सरफेस ऑफ द क्लोज्ड स्फीयर, phi इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे d phi को, तो इंटीग्रेशन d phi, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन और क्लोज सरफेस के लिए क्लोज का निशान दे दें e डॉट ds, लेकिन ये जरूर लिख लिया करिएगा, बिकॉज फाई तो कोई सपोज करते हैं कोई नहीं भी करते हैं, बट ये स्टैंडर्ड सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक दूसरा भी डेफिनेशन है जो कहता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सरफेस एरिया से डॉट प्रोडक्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटीग्रेट करा, इसलिए नाम पड़ा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये लिखिएगा जरूर। नाउ दिस इक्वल टू, अब ई डॉट ds हमें ये मिला है, इसको अब रख रहे हैं यहाँ पर, कांस्टेंट को आउट कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q अपॉन r स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर आ गया ds। अब तो आप जान चुके हैं ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, और s का मतलब क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, एंड सो इंटीग्रेशन ds इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो नाउ दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q अपॉन r स्क्वायर, एंड दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, या फिर लिख दीजिए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ऐसे डायरेक्ट भी 4 पाई r स्क्वायर रख सकते हैं, एक बार मैं लिख दिया हूं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q अपॉन r स्क्वायर, एंड स्फीयर का सरफेस एरिया आप जानते हैं 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 से 4 सॉल्व कर दिया, पाई से पाई कट गए,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गए, नाउ दिस इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही स्टेटमेंट हमारा था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब प्रूफ हो गया तो हेंस प्रूव्ड लास्ट में जरूर लिखिएगा, ये भी एक जरूरी चीज होता है बोर्ड एग्जाम में लिखना। चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस। Now, applications of Gauss's law. Applications of Gauss's law. Applications of Gauss's law. ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट पहले हम अपने जो 12 बोर्ड सिलेबस में है उसको ले लेंगे, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम्स तो जानते ही हैं, सारे बुक से करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी करेंगे, एससी वर्मा की बुक करेंगे, और आईटी एडवांस्ड के लिए कुछ इरोडोप से भी हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए लेते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं ई लिख रहा हूं, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged spherical shell of radius r, and it has charge q। चलिए, ये हमारा प्रॉब्लम हो गया। हमें ई निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, किसकी वजह से? ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, आ गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस आर है, एंड इट हैज चार्ज क्यू, टोटल चार्ज क्यू है इसके पास। लेते हैं हम एक स्फेरिकल सेल, ये लिया एक स्फेरिकल सेल कहते हैं वेरी वेरी थिन स्फीयर को सेल कहते हैं। जैसे फुटबॉल के ब्लैडर, जो फुटबॉल के ब्लैडर है जिसमें कि आप एयर फिल करते हैं, वो वाला पोर्शन बहुत थिन होता है, ठीक है, तो इसको शेल बोलते हैं। जैसे सोप बबल हो गया, सोप बबल बनाए होंगे कभी, ठीक है, तो उसको आप शेल बोल सकते हैं। ये थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस है बहुत कम होना चाहिए, यानी होलो स्फीयर सिंपल लैंग्वेज में बोले, लेकिन थिकनेस कम होता है तब उसको शेल बोलते हैं। कभी कभी आपको होलो स्फीयर प्रॉब्लम में लिख देंगे लोग, लेकिन यदि स्फीयर का रेडियस नहीं बता, ऐसा स्फीयर का यदि थिकनेस नहीं बता, रेडियस तो बताना होगा। यदि स्फीयर का अंदर बाहर का रेडियस अलग अलग यदि नहीं बतावे, तो तब आप उसको स्फेरिकल सेल मानिएगा। नहीं, यदि आपको अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस अलग अलग यदि बता दिया, तो तब आप उसको थोड़ा सा मोटे स्फीयर सपोज करेंगे, ये थिकनेस ज्यादा है, तो फिर स्फेरिकल सेल उसको नहीं मानेंगे हम लोग। तब स्फेरिकल सेल से हमें काम लेना है। इस पर चार्ज है क्यू, चार्ज क्यू है, रेडियस इसका हमें बता दिया गया है आर। अब पॉइंट्स हमें लेनी है। अब हम पॉइंट्स कहाँ लें? चलिए थोड़ा चार्ज भी दिखा देते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं आउटसाइड, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया हमने पी। अब इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बस बच्चों, 2 सेंटेंसेस आपको बोर्ड में लिखना है। पहला सेंटेंस अपने बॉडी के बारे में, तो बॉडी के बारे में हम लिखेंगे वी हैव ए स्फेरिकल सेल, इट हैज रेडियस आर, इट हैज चार्ज क्यू। बस उसके बाद जिस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट से एक क्लोज सरफेस ले लेंगे जिसको कहेंगे गॉसियन सरफेस। बॉडी के सिमिलर ले लेंगे सरफेस, स्फीयर है तो स्फीयर ही ले लेंगे। तो चलिए एक क्लोज स्फीयर अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ड्रॉ कर रहा हूं जिसका रेडियस स्मॉल आर, ये रेडियस स्मॉल आर, सेंटर सेम जगह पे। तो ये कॉन्सेंट्रिक एक सेंटर वाला स्फीयर हमने ड्रॉ करा। अब यहाँ पे पॉइंट पी पर
सबसे पहला काम है स्मॉल एरिया वेक्टर ले लीजिए। तो यहाँ पर लिया हमने स्फीयर के सरफेस में ये स्मॉल एरिया, बोल दिया इस स्मॉल एरिया को ds, जैसे अभी अभी प्रूफ में किए थे। नाउ इसके लिए परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ये डाल दिया हमने। परपेंडिकुलर देखने के लिए थोड़ा हटा के दिखा रहे हैं, ऐसे तो है बिल्कुल क्लोज, पॉइंट P के बिल्कुल क्लोज है ये। अब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, ये स्फीयर क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, एंड सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब गॉसेस लॉ इस पर हमें लगाना है। तो बच्चों गॉसेस लॉ में LHS और RHS, अब जरा इसको भी अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि प्रॉब्लम और इजी हो जाएगा। LHS में आपको निकालना है E.ds, ये निकालना है बस। और RHS में क्या निकालना है, RHS में ये Q बाई जो एप्सिलॉन नोट है, तो इस Q का वैल्यू निकालना है आपको। Q जिस सरफेस के लिए गॉस लॉ लगाएंगे उस सरफेस के अंदर कितने चार्ज हैं, आराम से देख लीजिएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब LHS का हम पता लगाते हैं पहले। तो LHS निकालने के लिए बोल देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब डी फाई निकाल के फिर इंटीग्रेट करके इतना लंबा नहीं खींचिएगा एप्लीकेशंस में। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बोला हमने फाई ओवर द sphere of radius r through point P। अब पॉइंट P कहाँ है, आउटसाइड है। अब थोड़ा सा मैं हेडिंग बना देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा सोचना आसान हो जाएगा। पॉइंट P यानी कि एट पॉइंट P हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एट पॉइंट P आउटसाइड द शेल के बाहर पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा गिवन सेल है, दिस इज गिवन सेल यानी स्फेरिकल सेल, गिवन स्फेरिकल शेल। अब इसके आउटसाइड पॉइंट P लिए हैं, कितना डिस्टेंस है, तो सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है। अब पॉइंट P से हम लोगों ने लिया है एक क्लोज स्फीयर, तो वही हमने मेंशन कर दिया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 ओवर द स्फीयर, या फिर इसमें क्लोज्ड भी लगा दीजिए, सिर्फ क्लोज होता ही है स्फीयर, फिर भी लगा दीजिए क्लोज्ड ओवर द क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस r। और ये स्फीयर कहां से पास कर रहा है, थ्रू पॉइंट P। नाउ दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन E.ds, इसको करते जाइए जैसे अभी किए हैं। E.ds, तो देखिए जिधर E उधर S, एन कैप वेक्टर S वेक्टर की डायरेक्शन है, तो जिधर E उधर ही ds, एंगल दोनों के बीच 0 डिग्री, एंड सो E ds cos 0 डिग्री। नाउ cos 0 डिग्री 1, E को निकाला बाहर, इंटीग्रेशन ds। नाउ E ds का इंटीग्रेशन पूरे S, पूरा सरफेस एरिया इसका, तो ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। अब टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज ये पता लगा रहे हैं। RHS के लिए क्यों पता लगा रहे हैं, इसी स्टाइल में सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। टोटल चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर इक्वल टू इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज क्या देख रहे हैं, सेल का चार्ज है Q है, ये Q हो गया। अब गॉस लॉ लगा दीजिए, तो बाई गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ लगा देंगे, तो लगाइए। गॉसेस लॉ क्या कहता है, बाई गॉसेस लॉ फॉर दिस स्फीयर, इस स्फीयर के लिए, ये जो क्लोज स्फीयर है इसके लिए गॉसेस लॉ कहता है E.ds यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब जिसका जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हो गया E इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर रखा हमने, ई डॉट डी एस का वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब ई इक्वल टू ले जाइए दूसरे तरफ इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को एक जगह कर लीजिए क्योंकि इसका वैल्यू पता है आपको 9 × 10⁻⁹ एंड हो गया क्यू बाई आर स्क्वायर। अब तो आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला तो मिल ही चुका है कूलम्स लॉ से हमें, तो बच्चों पहले ही बोला था कूलम्स लॉ गॉसेस लॉ दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कूलम्स लॉ में थोड़ा ज्यादा मैथमेटिक्स होता है, गॉसेस लॉ में बिल्कुल ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है। अब देते हैं पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ सेल, स्फेरिकल सेल। यदि पॉइंट P इस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर यदि आ जाए, चलिए सेकंड केस इसको फॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट लिया आउटसाइड, अब सेकंड इफ पॉइंट P इज ऑन सरफेस ऑफ द सेल, सेल यानी स्फेरिकल सेल, तो देखिए बच्चों सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ये r है, स्मॉल r है। यदि ये पॉइंट यहां से चलते 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 यहां आ गया यदि, तो देखिए क्या हो जाएगा। यदि पॉइंट P यहां पर लेते हैं आप, तो यहां से यहां के डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा सेल का, कैपिटल R हो जाएगा। एंड सो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, निकल जाएंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन R स्क्वायर। अब डायरेक्शन, तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर के तरफ होते हैं, रिपल्सन फोर्स नहीं। यदि कहीं ये नेगेटिव होगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप रखेंगे तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एंड सो नेगेटिव चार्ज लेने पर डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर के तरफ, पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो फिर डायरेक्शन बाहर के तरफ। नाउ अब इनसाइड यदि पॉइंट लेते हैं, इनसाइड द स्फीयर इस सेल, इनसाइड द स्फेरिकल सेल यदि पॉइंट लेते हैं हम, चलिए लेते हैं एक पॉइंट। अब यहाँ पे इस पॉइंट को मैं P डैश बोल रहा हूं। अब इस P डैश पॉइंट का डिस्टेंस यहां से सेंटर से इसको मैं A बोल दे रहा हूं, यहां से पॉइंट P डैश का डिस्टेंस A ले लिया। अब पॉइंट P डैश से एक क्लोज स्फीयर लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, ये ले लिया हमने गॉसियन सरफेस पॉइंट P डैश से। अब यहाँ P डैश पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थर्ड केस लेते हैं, नंबर थर्ड। इफ पॉइंट P डैश is inside the cell यानी कि स्फेरिकल सेल, तब P डैश पॉइंट से ये लिया हमने गॉसियन सरफेस, ठीक है। आप एग्जाम में बोल दीजिएगा इसको गॉसियन सरफेस, नहीं बोलिएगा तो भी ठीक है, बट गॉसियन सरफेस बोल दें तो थोड़ा अच्छा रहता है। गॉसियन सरफेस यानी क्लोज स्फीयर एक लिया हमने पॉइंट P डैश से। अब इसके लिए गॉसियस लॉ लगा रहे हैं, अब डायरेक्ट इसको लगा दे रहे हैं। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, ठीक है। थोड़ा सा लिख दीजिए फॉर द गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस A। तो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस A है इस समय, इसके लिए हम लगा रहे हैं इसको। तो क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q। अब मैं इनसाइड यहां लिख दे रहा हूं, Q में इनसाइड लगा देता हूं। इनसाइड मतलब कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब E डॉट ds Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नोट में जरा गौर से फील करिए तो Q इनसाइड क्या होगा। तो बच्चों हमने पढ़ा शुरुआत में ही कि चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्फेरिकल सेल, ये जो स्फेरिकल सेल है इसके अंदर में एटम नहीं है, ये पूरा वैक्यूम है। अब ये पूरा वैक्यूम है, सेल के अंदर कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे आप लोग, तो ये पूरा का पूरा खाली है स्फेरिकल सेल, होलो स्फीयर खाली है ये, तो इसके अंदर तो एटम ही नहीं है। जब एटम नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, क्यों? जब तक कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन नहीं करता है, चार्ज नहीं आता है उस पर, तो इसके अंदर तो कोई एटम ही नहीं है, होलो स्फीयर खाली है बिल्कुल। एंड सो देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल सेल
inside this Gaussian spherical surface and so Q inside के जगह पर हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसा कि देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो गया एंड सो देयरफॉर E इक्वल टू 0 बिकॉज एरिया तो 0 ले नहीं सकते हैं, किसी स्फीयर का एरिया तो 0 होगा नहीं, तो फिर E 0 होंगे एंड सो इनसाइड स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल के आया है जिसको आप याद रखिएगा प्रॉब्लम करने के समय। जैसे एक चार्ज Q को हमने लिया एक पॉइंट पर और r डिस्टेंस पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो आपको याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर हुआ। अब हम लोगों ने जब पॉइंट P पर निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आया है रिजल्ट हमारा। अब ये रिजल्ट हमें सजेस्ट कर रहा है कि यदि आप इस स्फेरिकल सेल के चार्ज को आप एज्यूम कर लो सेंटर पे, सेंटर ऑफ चार्ज पे एज्यूम कर लो, तो यदि यहां सेंटर ऑफ चार्ज पे हम एज्यूम कर लें टोटल चार्ज Q को, तो फिर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला आएगा। सिमिलरली यदि हमने Q चार्ज को सेंटर पे एज्यूम करा और यहाँ पे यानी सेल के सरफेस पर यदि हम लगाते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स कि आप जो हैं यदि पॉइंट सेल के बाहर और पॉइंट सेल के सरफेस पर यदि आप लेते हैं, तो फिर उन दोनों पॉइंट के लिए टोटल चार्ज को आप सेंटर पे एज्यूम करके डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट यदि कोई हमसे पूछे क्या जी यहां पर चार्ज है क्यों, हमारा जवाब होगा नो, चार्ज तो एटम पे होते हैं और एटम तो सरफेस में है। तो बच्चों एक एप्लीकेशन हमने कर लिया है, अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम और एप्लीकेशंस करेंगे, जैसे लाइन ऑफ चार्ज होगा, फिर उसके आगे जो है हमारा सीट ऑफ चार्ज होंगे, प्लेन कंडक्टर होंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।